तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज। एंड जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम कंप्लीट जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं। एंड फिर हम यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का वो है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। AB हमें दिया है AB 24, BC हमें दिया है 7 एंड यू नीड टू फाइंड साइन A एंड कॉस A। वो पहला पार्ट। एंड दूसरे पार्ट में आपसे बोला गया है कि साइन C और कॉस C भी हमें फाइंड करना है। तो इस एक्सरसाइज जो ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 ये आपकी एक्सरसाइज जो है इसमें बेसिकली हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए जो कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये सब हमें पढ़ाया जाता है। तो पहला जो हमें ये जो है कंसेप्ट होना चाहिए वो है कि आपको पीजीटी की थ्योरम ये पता होनी चाहिए। तो पीजीटी थ्योरम से मेरा मतलब है कि जो भी आपने बेसिक पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में वो ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड शाबाश प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है क्लास आई थिंक 8th से। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर है एंड ये जो है इसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हुई पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसे नाम भी देता हूं A, B और C। ठीक है, राइट एंगलेड कहां पर है? राइट एंगलेड एट B। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि 90 डिग्री कहां पर है। सो आइडेंटिफाई 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने अब आइडेंटिफाई किया एंड ये पता लगाया कि जो ये 90 डिग्री है वो कहां पर है? B पर है, एंगल B पर है। सो हमने पता लगाया कि एंगल B 90 डिग्री है। ध्यान से समझना। अब जो ये एंगल B के अपोजिट में ये साइड है, कौन सा साइड है अपोजिट में एंगल B के? AC। सो AC है अपोजिट टू एंगल B। ठीक है, सो AC इज द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल B एंड इसी का नाम जो कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में हो, इसी का नाम फिर हाइपोटेन्यूज पड़ता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, मैं खाली रिवीजन करा रहा हूं जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो सारे इसी 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो दूसरे पॉइंट में मैं फिर से कहता हूं कि एंगल 90 हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है एंड फाइनली जो उस 90 डिग्री के अपोजिट में वो साइड होगी वो यहां पर AC है, तो इसी AC का नाम पड़ेगा अब क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलिए जी, पहला काम हुआ। अब फिर क्या करना है? फिर देखना है कि एंगल A और एंगल C जो है इन दो एंगल्स में कौन सा एंगल हमारी कंसिडरेशन में है। आपको पता होगी कि 3 चीजें होती है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 चीजें हमें होती है। पहला बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज मैंने अभी समझाया कि सबसे पहला जो आप जज करोगे कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो भी होगी उसे हम क्या आज से मानेंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पहले ही फिक्स होता है। अब जो ये बचे दो है बेस और परपेंडिकुलर, ये होते हैं आपके एंगल डिपेंडेंट। क्या होते हैं शबाश? एंगल डिपेंडेंट। अब एंगल डिपेंडेंट का मतलब क्या है? एंगल डिपेंडेंट का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए के लिए मुझे आप बोलिए कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है,
तो फिर कौन सा कंसिडरेशन में है? एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल सी के लिए मुझे आप बोलिए कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, तो उस वक्त एंगल सी इज द कंसिडरेशन एंगल, ठीक है। तो आप मुझे बोलिए, अब मैं एंगल ए के लिए लेता हूं। सो फॉर एंगल ए आप मुझे बोलिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। इस एंगल ए के लिए आपको देखना है कि अपोजिट साइड क्या है। तो एंगल ए के अपोजिट में बीसी है, तो बीसी जो है ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करती है, ठीक है, जो भी इस एंगल के अपोजिट में साइड होगी। एंड अब तीसरा साइड जो बचता है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, फिर जो ए बी है ये आपका होता है फिर बेस, ठीक है। तो तीन चीजें हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। सबसे पहला काम यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है 90 डिग्री कौन सा एंगल है, एंड 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी उसे आप नाम दोगे हाइपोटेन्यूज। एंड फिर जो बाकी दो है दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर, ये होते हैं आपके एंगल डिपेंडेंट, मतलब आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे हो देन द साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बीसी, ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। एंड द साइड ए बी फिर ऑटोमेटिकली क्या बनती है, बेस बनती है, ठीक है। तो शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अब एंगल ए के लिए नहीं, मुझे एंगल सी के लिए बोलिए, फॉर एंगल सी, तो अभी कंसिडरेशन एंगल कौन सा है, एंगल सी है। तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम वही साइड करेगी जो इसके अपोजिट में होगी। तो इस एंगल सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी इज द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल सी। दैट मीन्स कि ए बी इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। एंड अब हाइपोटेन्यूज तो पहले से ही फिक्स होता है, अब हमने ए बी परपेंडिकुलर माना एंगल सी के लिए बिकॉज इट इज अपोजिट टू इट, एंड बची हुई साइड जो है बीसी ये ऑटोमेटिकली इस एंगल के लिए कौन सा काम करेगी, फिर बेस का काम करेगी, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट जो है ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये थ्योरम है, ये हमें लगभग हर किसी क्वेश्चन में यूज करनी है। दो चीजें गिवन होगी, तीसरा साइड हमें निकालना है तो वहां पर पीजीटी का हम यूज करेंगे। एंड दूसरा पॉइंट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि अगर हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारे परपेंडिकुलर और जो है बेस चेंज होती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा किसके बराबर है, इसी तरीके से कॉस थीटा किसके बराबर है, एंड इसी तरीके से टैन थीटा किसके बराबर है, ठीक है। तो आपने ये बेसिक कंसेप्ट अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। तो आप जल्दी से बोलिए कि साइन थीटा जो है ये किसके बराबर है, ये आपका होता है शाबाश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसके बाद हम और तीन जो है टी रेशियोज पढ़ते हैं, और तीन टी रेशियोज। तो वो कौन से टी रेशियोज होते हैं, वो होते हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल। लाइक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, फिर देखिए साइन थीटा है p बाई एच, ये होगा h बाई पी, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल का क्या है, सेक थीटा, एंड सेक थीटा किसके बराबर होगा, अगर ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड लास्ट वन इज टैन थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, फिर टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बस यही तीन चीजें हमें यूज करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपकी पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज जो है 8.1 उसके सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं तीन जो है ये तीन पॉइंट से सॉल्व होगी। सो इसलिए मेरी आपसे सजेशन है कि पहले इन तीन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, 2 3 बार रिवाइज करिए, एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो ये है, शाबाश,
वो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 BC इज इक्वल टू 7 डिटरमाइन। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम ABC है, ABC इन ट्राइंगल ABC लिखा है। तो जल्दी से मैं इसका जो है यहां पर नामकरण करता हूं। तो ये है A, ये है B और ये है C। अब सर आपने B यहां पर क्यों रखा, A क्यों नहीं रखा? बिकॉज यहां पर एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज राइट एंगल्ड, दैट इज इट इज राइट एंगल्ड एट B। तो यहां पर जो है ये 90 डिग्री है, ठीक। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, दैट मींस AB साइड इज 24 सेंटीमीटर। BC की लेंथ भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। एंड फिर आपका पहला पार्ट जो है वो है कि आपको साइन A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले साइन A को फाइंड करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या मुझे तीनों साइड्स गिवन है। अगर 3 साइड गिवन नहीं है, 2 ही साइड गिवन है, तो देन यू नीड टू फाइंड द थर्ड साइड। तो पहला काम यही रहेगा हमें कि हमें जो ये तीसरा साइड है इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो फाइंड करना है। एंड अभी मैंने आपसे कहा कि हम हर किसी क्वेश्चन में जो है वो क्या करेंगे, हम यूज अप्लाइंग पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश। तो इसमें भी हमें पहले स्टेप में वही करना है। तो अप्लाइंग पीजीटी मैं लिखता हूं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट है। तो 90 डिग्री यहां पर है, इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है। सो AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस perpendicular square that is AB square. So AC square we have to find it, so keep it as like this, AC square is equal to BC square, BC is nothing but 7 centimeter square plus AB square, AB is 24 square centimeter square. Then AC square is equal to 7 square is 49, 7 square is 49 centimeter square plus 24 square is 576 centimeter square. So then AC square will be equal to 49 plus 576 is 625. Yes, 6 plus 9 15. Yes, it is 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू इस 625 को मैं लिख सकता हूं 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। देखिए कैसे, एक तो सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर है और 25 इंटू 25 इज 625। Square and square will cancel out, then AC will be finally equal to 25 centimeter. 25 centimeter. AC is equal to 25 centimeter. अब यहां पर देखिए आप, तो AC किसके बराबर आया? It is 25 centimeter. तो चलिए साइन A हमें पहले निकालना है। अब तो साइन A के लिए आपको रेशियो याद होना चाहिए कि साइन A किसका रेशियो होता है। हमें पता है कि साइन A जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहां पर अब एंगल कौन सा है कंसर्न, एंगल है हमारा A। तो इस A के अपोजिट में आपको देखना है, अपोजिट वाली साइड क्या है A के? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब AC। सो BC बाय AC जो है यही आपका साइन A होगा। इसके बाद वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो BC के बदले आपको 7 सेंटीमीटर पुट करना है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी था। तो 7 डिवाइडेड बाय AC का मतलब है हाइपोटेन्यूज, जो कि हमने अभी निकाला 25। इनफैक्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल होता है, तो ये हमें ऑलरेडी पता ही होता है, इसलिए हम पहले से ही नहीं लिखते। तो यहां पर आएगा साइन A। इसका मतलब ये है कि साइन A जो है ये आपका है 7/25, ठीक है।
अब इसी पार्ट में दूसरा जो है सब पार्ट आप कह सकते हो वो है कि cos A हमें निकालना है। क्या निकालना है? cos A। तो cos A को निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि रेशियो जो होता है cos का, cos ऑफ A हमें निकालना है। तो cos A का रेशियो क्या होता है? cos होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, चलिए डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो एंगल है वो है आपका एंगल ए। फिर से तो एंगल ए की बेस आपको फाइंड करनी है। एंगल ए के अपोजिट में ये इसका परपेंडिकुलर आया, तो बची हुई साइड कौन सी है? ए बी। दैट मीन्स ए बी इस एंगल के लिए आपका बेस का काम करेगी। ठीक है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है दोनों केसेस में, दैट इज ए सी। सो ए बी कितना है? ए बी आपका है 24। सो 24 डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी हमने अभी निकाला 25। दैट मीन्स कि जो cos A है वो है 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। तो इसी जो है cos A के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब क्या निकालना है दूसरे पार्ट में? चलिए जी दूसरा पार्ट हम करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है आराम से समझते हैं। साइन सी निकालना है। क्या निकालना है? साइन सी। शाबाश। तो साइन सी हमें चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एंगल चेंज हुआ है, रेशो तो सेम है। पहले पार्ट में भी साइन था, यहां पर भी क्या है? साइन है, लेकिन खाली एंगल चेंज हुआ। यहां पर एंगल ए था, यहां पर क्या है? एंगल सी है। तो अब जो एक कंसर्नड एंगल है, कंसिडरेशन में जो एंगल है वो चेंज हुआ। तो यहां पर एंगल सी है इस वक्त, एंगल दैट इज इन कंसिडरेशन। तो अब क्या देखना है? साइन का रेशियो। फिर से साइन का रेशियो जो होता है दैट इज, चलो जल्दी बोलिए, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन सा साइड करेगा? वही साइड करेगा जो इसके अपोजिट में होगा। तो सी के अपोजिट में जो साइड है दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, दैट इज ए सी। सो ए बी बाई ए सी जो है यही होगा साइन सी। अब ए बी की वैल्यू देनी है, तो ए बी की वैल्यू जैसे आपको पता है 24 है एंड ए सी की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज 25। दैट मीन्स कि जो साइन सी है, जो साइन सी है दैट इज 24 एंड डिवाइडेड बाय 25। 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। चलिए अब क्या है दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है? दूसरे पार्ट में आपको cos c निकालना है। तो cos c निकालिए जल्दी। cos c, तो cos c के लिए एंगल तो वही है, खाली अब t रेशियो चेंज हुआ। तो cos आपको पता होनी चाहिए, इट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे आप बोलिए इस एंगल C के लिए बेस का काम कौन सा साइड करेगा? देखिए C के अपोजिट में परपेंडिकुलर है, तो बची हुई साइड जो BC है यही इसके लिए बेस है। सो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम है, दैट इज AC। सो BC की वैल्यू देनी है, BC की वैल्यू है 7 एंड डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू, AC की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले ही निकाल के रखी है, दैट इज 25। सो cos C जो है, cos C की वैल्यू क्या है? cos C की वैल्यू 7/25। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले यही जो है साइन A निकालना था, फिर cos A निकालना था, देन साइन C एंड cos C। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा आपके मन में क्या आया होगा कि हमें करना क्या है। लाइक फर्स्ट आपने क्या किया कि पाइथागोरस फॉर्म को अप्लाई किया। तो हर किसी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आप यही चेक करोगे कि तीनों साइड्स गिवन है या नहीं है। अगर दो साइड्स गिवन है तो तीसरा साइड निकालना है बाय यूजिंग पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एंड फिर जब तीसरा साइड भी निकल के आएगा तो फिर आप कोई भी जो है वो टी रेशियो निकाल सकते हो किसी भी एंगल के लिए। ठीक है। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दैट इन फिगर 8.13
इन फिगर 8.13 चलिए फाइंड tan p माइनस cot r। तो डायग्राम देके है ऑलरेडी एंड हमें फाइंड क्या करना है, tan p एंड cot r, tan p एंड cot r, tan p माइनस cot r। सो सबसे पहला काम रहेगा कि क्या हमें तीनों साइड जो है वो गिवन है या नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पी क्यू तो गिवन है, पी आर भी गिवन है, लेकिन क्यू आर जो साइड है ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अभी मैंने आपसे कहा, हम करेंगे यूज पीजीटी। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, हम करेंगे applying PGT, that is Pythagoras theorem। तो हम लिख सकते हैं that PR square मतलब hypotenuse square is equal to PQ square plus QR square। शाबाश। यहां पर देखिए आप अच्छे से, पीआर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, पीआर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 13। सो इसके बदले में 13 स्क्वायर पुट कर सकता हूं, इज इक्वल टू पीक्यू की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 12। सो 12 स्क्वायर प्लस क्यूआर हमें फाइंड करना है, सो क्यूआर ऐसे ही रहेगा, क्यूआर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए आप 13 स्क्वायर आपका होता है 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस क्यूआर स्क्वायर। तो यहां से अब आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपको मुझसे ज्यादा आती होगी, ठीक है। तो यह आएगा 169, जो ये प्लस 144 है ये ट्रांसपोज होके माइनस 144 बनेगा, इज इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर। तो चलिए करिए -9 - 4 दैट इज 5, ये आएगा 25, ठीक है। 25 इज इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर। यहां पर देखिए आप 25 जो है 25, इसको मैं लिख सकता हूं इस पैटर्न पर, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर भी 25 ही होता है, इज इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन जो क्यूआर साइड है आपका वो क्या है, वो आपका है जी 5, वो आपका 5। तो क्यूआर जो है वो 5 है, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको tan p माइनस cot r फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहला काम हम करते हैं, हम tan p को अलग से निकालते हैं, cot r को अलग से निकालते हैं, एंड देन वी विल सबट्रैक्ट बोथ द टू, ठीक है। यहां पर देखिए आप कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p को फाइंड करेंगे। तो tan p जो एंगल है वो कंसर्न्ड है एंगल p यहां पर है। तो एंगल P जो है, सबसे पहले tan किस का रेशियो होता है, शाबाश, tan होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो एंगल P है इसके लिए परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, कौन सा साइड करेगा, QR करेगा, बिकॉज इट इज अपोजिट टू इट। तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर के बदले क्या लिख सकता हूं, QR डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर तो क्यूआर है, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी पीआर है, तो बची हुई साइड ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो बेस यहां पर है आपका साइड PQ। तो दीजिए वैल्यू, क्यूआर की वैल्यू क्या है, क्यूआर की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय PQ की वैल्यू है 12। सो इट मींस, इसका मतलब ये है कि 5/12 जो है ये आपका tan p आ गया। अब क्या निकालना है, cot r निकालना है, शाबाश, cot r निकालना है। तो cot r जो होगा, अभी जो एंगल है वो भी चेंज हुआ एंड t रेशियो वो भी चेंज हुआ। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एंगल तो सेम रहता है, फिर t रेशियो बदलता है, एंड दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि एंगल चेंज हुआ लेकिन टी रेशियो सेम रहा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि tan p तो हमने निकाला 5/12, लेकिन जो दूसरा हमें निकालना है cot r, मतलब एंगल भी चेंज हुआ और टी रेशियो भी चेंज हुआ। तो सबसे पहले cot आप मुझे बोले किसके बराबर है, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। चलिए इस r के लिए बेस का काम
कौन सा साइड करेगा? सबसे पहले इस R के लिए आप मुझे बोलिए कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, जो इसके अपोजिट में होगा, दैट इज PQ। तो बची हुई साइड दैट इज QR, वही इसके लिए बेस है, तो QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज PQ। तो QR कितना है? QR आपका 5 है, QR आपका 5 है, डिवाइडेड बाय PQ, PQ आपका 12 है। तो 5/12 जो है ये आपका आता है cot R। अब क्या करना था? tan P माइनस cot R। सो tan P की वैल्यू क्या है? 5/12। यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर देखिए आप। सो tan P माइनस cot R निकालना था। सो tan P के बदले 5/12 माइनस cot R के बदले 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 इज योर 0। यू आर ए हीरो। ठीक है, तो चलिए, तो हमें आंसर जो है वो क्या निकल के आया? 0। तो यही हम इस क्वेश्चन में करना था। सबसे पहले हमने वही फॉलो किया, वही पैटर्न करना है सेम, कि सबसे पहले 3 साइड्स में से हमें देखना है कि क्या तीनों गिवन है। अगर कोई साइड मिसिंग था तो वो हमें कौन सी फॉर्मूला से निकलेगा? पीजीटी थ्योरम से, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से। एंड देन हमें tan P अलग से निकालना पड़ा, cot R अलग से निकालना पड़ा, एंड देन वी हैव टू सबट्रैक्ट बोथ द टू, एंड इसी तरीके से आपका जो है वो आंसर 0 निकल के आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A आपको फाइंड करना है और tan A फाइंड करना है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि sin A है, ये आपका 3/4 है, ये आपका क्या है? 3/4 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि साइन जो है, सबसे पहले ये हम लिखते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि साइन ए, अगर किसी भी टाइम आपसे पूछा गया कि साइन ए बोलिए कि किस किस का रेशो होगा, तो वो होगा, अभी हमने 2 क्वेश्चन इस पे किए, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये इसका रेशो होता है। तो यही जो साइन ए है, ये क्वेश्चन कहता है कि ये 3/4 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका 3/4 होगा, ये मैं लिख सकता हूं। साइन ए इसके रेशो के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन क्वेश्चन कहता था कि साइन ए जो है वो 3/4 के बराबर है। दैट मींस ये जो पर्टिकुलर रेशो है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, हम इस परपेंडिकुलर को, जो यहां पर ये परपेंडिकुलर मैंने लिखा, इसको हम 3 के बराबर लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को 4 के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए हमें करना कैसे है ये, एज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। देयरफॉर आप मुझे बोलिए कि अगर मैं इस पे पीजीटी अप्लाई करूं, तो मैं लिख सकता हूं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं। तो करेंगे हम अप्लाई, ये आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर है? शाबाश, 16 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप करोगे 16, यहां से 9 को ट्रांसपोज करोगे तो -9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। दैट मीन्स 16 minus 9 is 7. 7 is equal to base square. Therefore, base will be equal to square root of 7. Square root of 7. ठीक है, तो हमें तीनों साइड्स हमें पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता चल गई। ठीक है, अब आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपको क्या निकालना है? शाबाश,
आपको निकालना है cos A एंड tan A। तो हम यहां पर लिखते हैं cos A tan A। cos A हम सबसे पहले निकालेंगे cos A, cos of A। बोलिए जी cos A किसके बराबर होगा? cos A किसके बराबर होगा? cos A आपका होता है शाबाश बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने अभी निकाली अंडर रूट 7 या स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। तो यहां से हम अंडर रूट 7/4 लिख सकते। ठीक है जी, चलिए अच्छा, यहां पर हमने माइनस शायद गलत किया है, सॉरी 16 माइनस 9। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, वैसे ठीक है, हो जाता है कंफ्यूजन कभी कभी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो cos इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। चलिए, कंफ्यूजन हुआ था, बेसिक सा कंफ्यूजन। तो cos A की वैल्यू क्या आई है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या निकालना है? अब आपको tan A चाहिए, तो tan A की वैल्यू क्या होगी? tan A विल बी इक्वल टू, शाबाश जल्दी बोलिए, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो यहां पर 3 आएगा। बेस क्या है? बेस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इस तरीके से आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिवन होगा वो आपको पहले चेक करना है कि रेशियो किसके बराबर है। तो यहां पर जो है साइन ए गिवन था, इसलिए मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं एंड उसी को इक्वेट करके मैं लिख सकता हूं किसके बराबर? 3/4 के बराबर, जो गिवन रेशियो है। एंड फिर मैं दो जो है वैल्यूज को लिख सकता हूं, एक तो परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि दो चीजें आपको पता चल गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो तीसरी जो साइड है दैट विल बी बेस, एंड बेस आपको सबसे पहले फाइंड करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। एंड बेस हमने फाइंड करी स्क्वायर रूट ऑफ 7, एंड फिर हमने cos A को निकाला व्हिच इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड tan A को भी निकाला दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। Similar to the previous question, आपको करना क्या है? यहां पर देखिए, आप सबसे पहले गिवन लिखिए। आप गिवन में क्या आएगा? गिवन आपका है 15 cot A is equal to 8। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं दैट cot A will be 8/15 लिख सकता हूं मैं, बिकॉज जो ये 15 है ये इस cot A के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, विच इज cot A is equal to 8/15। नाउ अब हमें पता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा, नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि जो cot A होता है, cot A ये होता है आपका, cot A जो रेशियो होगा ये होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो जल्दी से मुझे आप बोलिए कि बेस जो है वो क्या है? शाबाश, जल्दी से। बेस आपकी है 8 एंड परपेंडिकुलर आपका है 15। ठीक था, चलिए, कश्मीरी निकल जाता है कभी कभी। तो बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपका 15 है। अभी भी एक साइड अननोन है, वो क्या है? वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करनी पड़ेगी पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाइंग पीजीटी हम लिख सकते हैं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज यही फाइंड करना है, बेस स्क्वायर के बदले 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बदले 15 स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 स्क्वायर इज 225. 15 स्क्वायर इज 225. देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस हमें करना है. सो 225 प्लस 64 इज 9, 6 2 8 and 2 289. It is 289. अब देखिए यहां पर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा, इस 289 को मैं लिख सकता हूं 17 स्क्वायर, बिकॉज अगर आप 17 इंटू 17 करोगे तो ये आएगा आपका 289. ठीक है, इसी को तो स्क्वायर कहेंगे. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 17. ठीक है जी. चलिए, अब हमें बेस भी पता चल गई है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी. अब आसान है. अब क्या करना है, अब आपको फाइंड कौन सा रेशियो करना था, आपको साइन ए और सेक ए पता करना था. तो साइन ए एंड सेक ए, तो जल्दी से आप मुझे साइन ए निकाल के दीजिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए आप. सो साइन ए जो होगा, जल्दी करिए, मैं भी लिखता हूं साथ साथ में. जो साइन ए होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. शाबाश. तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका 17 है. सो 15 by 17 इज साइन ए. ठीक है. इसके बाद आपको फाइंड करना है सेक ए. सेक ए, तो सेक ए को फाइंड करने के लिए, सेक ए को फाइंड करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि सेक ए जो है ये किसका रेसिप्रोकल है. सेक ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए. कॉस ए होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस. शाबाश. ये रेसिप्रोकल फंक्शंस भी आपको याद करने. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ये जो है कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक है, एंड tan का रेसिप्रोकल आपका कॉट है. तो ये इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है पहले से. यहां पर आप ध्यान से देखिए आप, तो सेक ए जो है इट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस है आपकी 8, तो 17 by 8 जो है यही आपका क्या है, सेक ए. ठीक है. तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमें जो है कंक्लूड यहां पर होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 by 12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, मतलब जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे होंगे तो एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे यहां पर है sec थीटा देके 13 by 12, तो बाकी जितने भी टी रेशियोज है, जैसे आपका साइन बच गया, कॉस है, tan है, कोसेक है, कॉट है, तो ये जो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये आपको निकालने हैं. तो इसका तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है. तो देखिए जी कैसे करना होता है. तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है कि गिवन मतलब देखिए क्या है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है. तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन देके है दैट इज सेक थीटा, सॉरी, that is sec theta is equal to 13 divided by 12. ठीक है. इसके बाद हमें पता है, we know that जो sec theta होता है ये आपका होता है किसके बराबर, sec theta होता है आपका hypotenuse by base. शाबाश. ये आपका होता है hypotenuse by base. तो hypotenuse by जो बेस का रेशियो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13 by 12 के बराबर है, 13 by 12 के बराबर है. तो इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज आपका 13 है और बेस आपकी 12 है. ठीक है. हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है, तो थर्ड पैरामीटर विच इज परपेंडिकुलर, ये आपको निकालना है. तो परपेंडिकुलर को निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, अप्लाइंग पीजीटी. अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें पीजीटी अप्लाई ना हो. ठीक है. इसलिए मैं पहले ही जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की तो मैंने 3 कंसेप्ट आपको समझाए, तो वो 3 कंसेप्ट जो है हर किसी क्वेश्चन में जरूरत लगते हैं, इसीलिए
मेरी आपसे सजेशन है कि एक बार उस जो कंसेप्ट है, वो 3 कंसेप्ट है, उनको आराम से वो पढ़िए एंड फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि अप्लाइंग पीजीटी, यहां पर भी हमें पीजीटी का यूज करके हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो दैट हाइपोटेन्यूज मुझे देके है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस आपकी 12 है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको निकालना है, तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक। 13 स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से 169 जो ये प्लस 144 है, ये ट्रांसपोज में जब जाएगा तो माइनस 144 आएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज 25, 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, देन यू आर लेफ्ट विथ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। तो परपेंडिकुलर भी हमें पता चल गई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो तीनों जो पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए वो हमें पता चल गए, इसीलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आप हमें इसके अलावा सेक थीटा के अलावा जितने भी टी रेशोज है वो निकाल के दीजिए। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन थीटा, हमें फाइंड करना है साइन थीटा, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, हमें फाइंड करना है टेन थीटा, हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा, हमें फाइंड करना है सेक थीटा। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैं आपको इन 3 पैरामीटर्स का यूज करके सेक थीटा की यही वैल्यू निकाल के दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा भी निकालेंगे जो कि ऑलरेडी गिवन तो है, लेकिन हम फिर से निकालेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में क्या ये सेक थीटा इसके बराबर है, एंड लास्ट में हमारा कॉट थीटा, ठीक है। चलिए हर कोई टी रेशो हम निकाल देंगे इसी पैरामीटर्स को यूज करके, ठीक है। चलिए मुझसे पहले आप ये रफ पे सॉल्व करिएगा, देखिए फिर आप मैच करिए कि क्या वाकई में मुझे आता है या नहीं आता। साइन थीटा पे हम आते हैं। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सबसे पहले मैं यही लिखता हूं जल्दी जल्दी, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस थीटा होता है आपका, शाबाश जल्दी से, ओ सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये बेस है, यहां पर साइन जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये आपका होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हमने जो है वो तमाम रेशोज ये लिख के रखे सो दैट हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन करने में बहुत हेल्प हो। तो आप जल्दी से मुझे बोलिए कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। सर जब मैं इस पे नजर मारता हूं, जितना भी हमने ये प्रोसीजर किया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी ऑलरेडी 5, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दी थी, दैट इज 13। सो 5/13 आपका साइन थीटा है। जल्दी से कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी 12 थी, हाइपोटेन्यूज आपका 13 था, 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका 5 है एंड बेस आपकी है 12, सो 5/12। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का मतलब है 13 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 5 है, सो 13/5। अब यहां पर भी देख सकते हो, देखिए साइन थीटा क्या आया था 5/13, तो 5/13 इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 13/5 आएगा, एंड दैट इज व्हाट आई मेंट बाय कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं,
ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी उसी को रेसिप्रोकल में करना है तो कोसेक थीटा मिलेगा। अब यहां पर आइए सेक थीटा, इंपॉर्टेंट, इसी के साथ आपको समझ में आएगा। सेक थीटा जो है ये ऑलरेडी गिवन था लेकिन हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज जो है ये 13 है डिवाइडेड बाय बेस, बेस आपकी 12 है। यही आपके क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा था दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। एंड फिर से मैं यहां पर समझाता हूं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 12/13, तो 12/13 आप देख सकते हो कि ये 13/12 आया, इसका मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन। तो कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस आपकी 12 है, परपेंडिकुलर आपका 5 है, सो 12/5 इज कॉट थीटा। एंड फिर से आप देख सकते हो कि टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो आपस में रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे के, विच प्रूव्स दैट कॉट थीटा एंड टैन थीटा आर देयर रेसिप्रोकल फंक्शन सिमिलर टू साइन थीटा कोसेक थीटा, सिमिलर टू कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, तो इस पैटर्न से ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो भी गिवन रेशियो होगा उसे लिखना है, उसको इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखना है। फिर आपको तीसरा साइड जो है वो पीजीटी से निकलेगा एंड पीजीटी का यूज करके हमने परपेंडिकुलर को निकाला एंड फिर जो है तमाम हम जो है टी रेशियोज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ठीक है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एंगल A और एंगल B acute angles है एंड cos A is equal to cos B, हमें दिखाना है कि जो एंगल A होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं लेट एंगल ए एंड एंगल बी बी द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी ACB। तो हमें एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनाना है, हमें बनाना है एंड इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में क्या है कि ये आपका है AC और B। सर आपने C क्यों रखा यहां पर? देखिए जी, C मैंने राइट रखा, तभी जब C मैं राइट रखूंगा इसका मतलब जब मैं C को 90 के बराबर रखूंगा तभी जो है एंगल A और एंगल B यहां पर एक्यूट आएंगे। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड क्वेश्चन ने कहा है कि cos A आपका cos B के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि गिवन कंडीशन है कि cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, ये गिवन कंडीशन है। तो इस गिवन कंडीशन का यूज करना है मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप cos A फाइंड करके दीजिए, cos A, तो यहां पर जो एंगल इन कंसिडरेशन है वो ये वाला एंगल है, एंगल A। तो cos A होता है आपका, cos A अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो की बात करूं तो cos A होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये होगा बराबर B के कोसाइन की वैल्यू का। मतलब क्या है इसका कि B जो है अभी आपको एंगल चेंज करना है, अभी आपका जो कंसिडरेशन वाला एंगल है वो चेंज होगा B, तो B का कॉस मुझे फाइंड करना है। तो फिर से क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो मुझे यहां पर सेम लग रहा है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज यहां पर भी है और RHS में भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, लेकिन जब एंगल चेंज होता है तब साइड्स भी चेंज होता है।
अगर यहां पर मैं देखूं कि बेस क्या है एंगल ए के लिए, तो वो बेस एंगल बी के लिए बेस नहीं है। जो हाइपोटेन्यूस एंगल ए के लिए है वो तो है सेम हाइपोटेन्यूस ऑफ एंगल बी, बिकॉज हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है, लेकिन बेस में चेंज आ जाती है जैसे ही आप एंगल ए से एंगल बी पर जाते हो, एंगल ए से एंगल बी पर शिफ्ट करते हो, तो एंगल चेंज होने से उसकी जो बेस है, बेस में डिफरेंस आ जाती है। बेस ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू बेस ऑफ एंगल बी। तो इसका मतलब है मुझे बेस को स्पेसिफाई करना है। कैसे करना है? तो बेस ऑफ ए देखना है, इस एंगल के लिए बेस क्या है, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर तो बीसी है, लेकिन एसी इस एंगल के लिए बेस है। दैट मीन्स बेस को मैं एसी लिख सकता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस आपका ए बी है, सो एसी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बेस मुझे आप बोलिए, लेकिन बेस किस एंगल की? एंगल बी की। तो एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर तो एसी है, बीसी जो है बीसी यही इसके लिए बेस का काम करेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस तो सेम है, दैट इज ए बी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? शाबाश। यहां पर AB और AB को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो जो बचेगा यहां पर दैट इज AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। अब यहां पर आइए डायग्राम में, AC साइड जो है, AC साइड ये मुझे BC के बराबर आया। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रायंगल्स में, कि ट्रायंगल्स के चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि इक्वल एंगल जब होते हैं, इक्वल एंगल्स, उनके अपोजिट में जो साइड्स होते हैं अगर वो बराबर होंगे तो एंगल्स भी उनके अपोजिट में बराबर होते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहूं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो मुझे क्या कहना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि जब भी एक ट्रायंगल में, लेट सपोज मैंने यहां पर ट्रायंगल बनाया PQR, एंड मैं आपसे कहता हूं कि PQ PR के बराबर है, तो दो अपोजिट साइड्स एक ही ट्रायंगल में बराबर है, तो इन दो अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। PQ के अपोजिट वाला एंगल R है, PR के अपोजिट में एंगल जो है वो एंगल Q है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल Q एंगल R के बराबर है। यही वो प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, हालांकि राइट ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल तो है ना, अब ट्रायंगल में जो ये प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करती है वही प्रॉपर्टी यहां पर भी सेटिस्फाई होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है कि दो इक्वल साइड्स हमें मिले, दैट इज AC BC के बराबर है, तो AC के अपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज एंगल B, दैट इज एंगल B, एंड BC के अपोजिट में एंगल होगा दैट इज एंगल A, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी है। तो यहां पर मैं ये लिखता हूं कि AC इज इक्वल टू BC, ये मुझे रिजल्ट यहां से डिराइव हुआ, तो मैं लिख सकता हूं दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर आपको इसका रीजन लिखना हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं यहां पर रीजन भी मेंशन करूंगा। रीजन इसका यह है कि एंगल्स अपोजिट to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से मैं थोड़ा सा यहां पे रिकैप करता हूं, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिर खत्म होता है। तो क्वेश्चन था कि अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स है एंड गिवन कंडीशन वहां पर थी कि cos A cos B के बराबर है, and you need to prove that angle A will be equal to angle B। तो इसके लिए मैंने let किया, let angle A and angle B be the acute angles of a right angle triangle ACB। C पर ये right है, जब ही C पर right होगा तभी A और B जो है वो acute होंगे, लेस देन 90 होंगे। तो फिर गिवन कंडीशन मैंने लिखी cos A cos B के बराबर, एंड cos A को मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं, इसको भी मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं। यहां पर फिर मैंने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो बेस एंगल A के लिए होगी वो बेस हरगिज नहीं होगी एंगल B के लिए। हाइपोटेन्यूज तो सेम है दोनों केसेस में, चाहे आप एंगल A ले लो, एंगल B ले लो, एंगल C ले लो, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड।
लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल डिपेंडेंट होते हैं। अगर एंगल ए आपने लिया तो बेस इसकी AC है, हाइपोटेन्यूज AB है। अगर आपने बी लिया तो बी के लिए जो बेस है वो BC है एंड हाइपोटेन्यूज के लिए भी AB है। AB कैंसिल, AC इज इक्वल टू BC। अब अगर एक ट्रायंगल है जिसमें कि दो अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, व्हिच गिव्स अस द रिजल्ट दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड इसका रीजन मैंने यहां पर लिख के रखा है तो याद करिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवॉल्वेट, मतलब कि cot थीटा दिया है 7/8 के बराबर एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए यहां पर फिर से मैं यहां पर लिखूंगा गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये गिवन था। ठीक है, गिवन कंडीशन। तो आपको पता होनी चाहिए वी नो दैट कि cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा को मैं लिख सकता हूं बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बिकॉज tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, cot उसका रेसिप्रोकल है तो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस रेशियो को मैं किसके बराबर पुट कर सकता हूं, 7/8 के बराबर। एंड यहां से मैं इंफॉर्मेशन जो डिराइव में कर सकूंगा दैट इज कि बेस जो है वो आपकी 7 होगी एंड परपेंडिकुलर जो है वो 8 होगी। ठीक है, तो बेस भी हमने निकाली और परपेंडिकुलर। अब जो तीसरा पैरामीटर है, वो ये है कि आपको पता होनी चाहिए अब हाइपोटेन्यूज तो अननोन है, तो हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पीजीटी का यूज करना पड़ेगा। सो अप्लाइंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही है ना। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें निकालना है तो ऐसे ही रखेंगे इसे, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमें देके है 7 तो 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, 8 स्क्वायर इज 64। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेट करिए, 49 प्लस 64 that is 3 1 11 113, so it is 113 एंड यहां से आप लिख सकते हो दैट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 113, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, तो बेस भी आपको पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी हमने निकाला बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहले पार्ट पर हम आते हैं। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस, अब डायरेक्टली आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लेकिन वैल्यू को प्रोवाइड करने से पहले आपको यह चेक करना है कि क्या जो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में यूज होने वाला रेशियो है, टी रेशियो है, वो हमें पता भी है या नहीं पता। देखिए, आपको देखे था cot थीटा, लेकिन यहां पर साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। एक तो साइन है यहां पर और क्या है, कॉस है यहां पर। तो कैसे करोगे आप, ध्यान से समझना। देखो, इसके दो तरीके हैं।
इस पार्ट को करने के लिए, ठीक है। तो पहला तरीका यह है कि आप सबसे पहले साइन को निकालिए, उसके बाद कॉस को निकालिए एंड उसके वैल्यूज इसमें पुट करके आंसर निकालिए। दूसरा जो वे आउट है वो ये है कि यहां पर आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहला मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, साइन थीटा को निकालेंगे। तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना। परपेंडिकुलर आपका 8 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमने भी निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 113, स्क्वायर रूट ऑफ 113। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। तो अब हम यही वैल्यूज यहां पर यूज करके आंसर को फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है 1 प्लस साइन थीटा के बदले क्या यूज करोगे आप, 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113, 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। फिर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा के बदले फिर से क्या 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। चलिए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा के बदले आप क्या यूज करोगे 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113, 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा फिर से 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। चलिए अब यहां पर आप देखिए, या तो आइडेंटिटी आप फॉलो करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट 113 इंटू 1 अंडर रूट 113 प्लस करोगे a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 113। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे एंड जो आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे वो मैं यहां पर राइट डाउन करता हूं, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए a क्या है b क्या है, a आपका 1 है, b आपका है 8 बाई अंडर रूट ऑफ 113, यहां पर a है माइनस है b, इस तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर के केस में भी यही फॉर्मूला यूज होगी, a यहां पर है प्लस b a माइनस b। तो दोनों केसेस में, न्यूमरेटर के केस में भी और डिनोमिनेटर के केस में भी यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगी। तो करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर। इस तरीके से आएगा, सिंपलीफाई करिए तो ये आएगा 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 डिवाइडेड बाय, देखिए जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 113 को स्क्वायर दोगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 113 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस 7 स्क्वायर आपका होता है 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रूट फिर से कैंसिल तो 113। चलिए लास्ट स्टेप 113 इंटू 113 माइनस 64 इंटू 1 दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 इंटू 113 माइनस 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 113, 113 और 113 जो है ये कैंसिल होगा तो 113 माइनस 64 इज 49 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 इज 64। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन स्टिल आसान है। एक आइडेंटिटी याद रखनी है दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी याद रखनी है एंड पीजीटी का यूज करके आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, ठीक है जी। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका जो दूसरा मेथड मैंने आपसे कहा अभी वो ये है कि
यहां पर आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहां ही पर अगर हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो वाला मेथड जो है वो भी थोड़ा सा ना ये लेंथी है, इसलिए हम पहले से ही या अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो मैं वो वाला मेथड भी दिखाता ही हूं। चलिए, आपके मन को उससे शांति अगर मिलेगी तो वो वाला मेथड हम यहां पर करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए आप, हमारे पास था 1 प्लस, फिर जो भी आपको मेथड आसान लगेगा अपने हिसाब से वो आप यूज कर सकते हो एग्जाम के लिए, एंड दोनों मेथड ठीक है, करेक्ट है। तो 1 प्लस साइन थीटा था इनटू में था 1 माइनस साइन थीटा, ये था ना, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये था ना क्वेश्चन। तो हम यहीं पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर, मैंने भी आपसे कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, बेसिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करूं तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही आपका न्यूमरेटर है, 1 स्क्वायर होता है ना 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर मैं लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं जो है कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करूं तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर इस आइडेंटिटी में इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, cos डिवाइडेड बाय साइन इज योर कॉट, तो एंड स्क्वायर दोनों में है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू कैसे निकाले, वैल्यू हम जो गिवन कंडीशन थी दैट इज कॉट थीटा आपका 7/8 था, कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा आपका 7/8 था, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 7/8 होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका होगा 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। तो आप ऑप्शंस को मैच कर सकोगे इस तरीके से, यहां पर भी 49/64 है, यहां पर भी 49/64 है। तो चाहे आप इस मेथड से अप्रोच करिए इस क्वेश्चन को या इस मेथड से, दोनों मेथड्स में जो है आंसर आपका 49/64 आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दोनों मेथड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, करेक्ट है, दोनों में मार्क्स आएंगे बराबर, ठीक है। चलिए, अब जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। दूसरे पार्ट में इसने कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा अगर क्वेश्चन ने कहा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 7 स्क्वायर दैट इज 49, 8 स्क्वायर दैट इज 64, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन आएगा आपको, ठीक है, अच्छे से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ जी, अभी स्लाइड्स बहुत है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें LHS की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है, हमें LHS की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अगर मैं यहां पर देखूं कि गिवन कंडीशन क्या है,
गिवन कंडीशन। जो भी क्वेश्चन ने वहां से कंडीशन हमें प्रोवाइड की है वो ये है कि आपका 3 cot A जो है ये आपका 4 के बराबर है। ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है, 3 cot A आपका 4 के बराबर है। तो क्या मैं इस गिवन कंडीशन से ये फैक्ट लिख सकता हूं दैट cot A विल बी इक्वल टू 4/3? लिख सकता हूं मैं, ठीक है। वाई? बिकॉज जो ये 3 है ये cot A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां से ट्रांसपोज जब ये जाएगा तो जो ये 3 है ये कहां पर आएगा? डिवीजन, ठीक है। अब मुझे पता है, वी नो दैट, मुझे पता है कि cot A जो होता है, cot A ये होता है आपका, शाबाश, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो मैं इस बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो है इसको मैं इसके बराबर रख सकता हूं, 4/3 के बराबर रख सकता हूं, बिकॉज हमने जब निकाला कि cot A 4/3 के बराबर है, तो ये मैं आराम से कह सकता हूं कि जो ये रेशियो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये 4/3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन इस फैक्ट से डिराइव करूंगा वो ये है कि बेस आपकी 4 है और जो परपेंडिकुलर है वो आपका कितना है? 3 है। वो आपका कितना है? शाबाश, 3 है। तो अगर मैं अब देखूं, मेरे पास दो पैरामीटर्स है, एक तो बेस है और परपेंडिकुलर है। तो जो तीसरा ये पैरामीटर होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये अननोन है। एंड जब दो पैरामीटर्स आपके पास ये नून हो एंड तीसरा अननोन हो दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो उसको पता करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद दिलानी है विच इज पीजीटी। तो अप्लाइंग पीजीटी हियर, अप्लाइंग पीजीटी मैं लिख सकता हूं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं। तो इसके बाद आप देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे निकालना है तो एज इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आपका 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका 3 है तो 3 स्क्वायर। इसके बाद 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 है, प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25, यस 25। तो यहां से अगर मैं देखूं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इस 25 के बदले मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल होगा तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। चलिए आगे। अब मुझे तीनों पैरामीटर्स पता है, बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी। तो मैं आराम से ये कह सकता हूं कि मैं कोई भी टी रेशियो अब निकाल सकता हूं, नो मैटर वो आपका साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कसेक हो, सेक हो या कॉट हो। तो कोई भी हम टी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास ये तीन पैरामीटर्स अवेलेबल हो। अगर इन तीन पैरामीटर्स में से कोई एक भी पैरामीटर अननोन रहा तो आप 6 के 6 टी रेशियोज कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप में हमने ये तीन पैरामीटर जो है इनको फाइंड किया एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमें इस LHS की साइड में अगर मैं LHS देखूं, सो टेकिंग LHS, अगर मैं इसका LHS कंपेयर करूं दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इसमें आप मुझे बोलिए कि कौन सा टी रेशियो यूज होता है। यहां पर टी रेशियो जो है वो tan A है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीन पैरामीटर से आपको tan A भी निकालना है, tan A। तो tan A देखिए, tan A होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बोलिए कि परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर 3 है, डिवाइडेड बाय बेस आपकी 4 है, तो 3/4 जो है
ये आपका tan a है। तो बस यही वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो 1 माइनस, अब tan a 3/4 है तो tan स्क्वायर a होगा 3/4 स्क्वायर, ठीक है, 3/4 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू 3/4 है तो tan स्क्वायर a की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर आएगी। तो बस इसको सिंपलीफाई करना है, तो करिए सिंपलीफाई, शाबाश। यह आएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। करिए सॉल्व। ये आएगा 16 into 1, 16 into 1 is 16 minus 9 into 1 is 9, 16 into 1 is 16, whole divided by 16 into 1 is 16 plus 9 into 1 is 9 and divided by 16 into 1 is 16, 16 16 cancel, यहां पर आएगा 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25, that is जो आपका LHS पार्ट है, LHS का मतलब है ये वाला पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू 7/25 आई। तो मैं अब LHS को इसके बराबर तभी बोल सकता हूं जब इस RHS की वैल्यू भी किसके बराबर आए, 7/25 की। अब मुझे RHS लेना है, जिस तरीके से मैंने LHS को सॉल्व किया एंड वहां पर 7/25 आया, अब मुझे RHS को लेना है एंड RHS का आंसर निकालना है सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो अगर वो आंसर 7/25 आया तो तब मैं कह सकता हूं कि LHS RHS के बराबर है। अगर डिफरेंट आया तो तब मैं कह सकता हूं कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो बस यही काम करना है। अब मुझे क्या लेना है, RHS लेना है। तो RHS में इधर देखिए सारे RHS, सो टेकिंग RHS, सो RHS में मेरे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इधर देखिए आप एक सेकेंड ध्यान से, मेरे पास LHS में tan a रेशियो था तो मुझे tan a निकालना था पहले। अब RHS को जब मैंने लिया तो यहां पर मुझे नजर आया cos a sin a, इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड cos a एज वेल एज sin a। तो यहां पर आप देखिए जिस तरीके से मैंने tan a को लिखा तो इसी तरीके से मुझे सबसे पहले sin a भी चाहिए। तो sin a में क्या लिखूंगा, sin a आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 3 है एंड हाइपोटेन्यूज हमने भी निकाला था दैट इज 5, तो 3/5 आया। अब क्या निकालना है, cos a, एंड cos a की वैल्यू होगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस की वैल्यू आपके पास, बेस की वैल्यू आपके पास 4 है एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 है। तो बस यही दो वैल्यूज आपको यूज करने हैं RHS में। तो इधर देखिए आप 3/5 4/5। तो सबसे पहले है cos स्क्वायर a, दैट मीन्स 4, एक सेकेंड पूरा ये दिखाई नहीं देगा ऐसे, इसको क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो चलिए ये है, देखिए आप इधर आपके पास सबसे पहले cos स्क्वायर a है तो cos a 4/5 है तो ये 4/5 होल स्क्वायर आएगा माइनस sin स्क्वायर a, sin a आपका 3/5 है, इसका मतलब sin स्क्वायर a आपका 3/5 होल स्क्वायर आएगा। तो सॉल्व करिए जल्दी, 4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9, 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर एक ही आएगा बिकॉज कॉमन है। तो ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, 7/25। तो जब मैं अब LHS को देखता हूं और RHS को कंपेयर करता हूं आपस में, तो मुझे ये मालूम होता है कि जो LHS की वैल्यू मैंने सिंप्लीफिकेशन करके निकाली वही वैल्यू मुझे RHS को सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मिली। 7/25 यहां पर भी आया, 7/25 यहां पर भी आया। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि LHS आपका RHS के बराबर है, LHS आपका RHS के बराबर है। ठीक है जी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। तो सबसे पहले मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, तो इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थोड़ा सा रंगीन राइट ट्राइंगल बना, तो ठीक है, ज्यादा फोकस आप इसी पे करना, डायग्राम पे ही। इधर देखिए, तो सबसे पहली कंडीशन गिवन क्या है? कंडीशन आपके पास है कि आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड एट बी, इसका मतलब जो बी है वो यहां पर है, ठीक है। इसके बाद इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan a 1/3 है, सॉरी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करने, इनके वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। अच्छा, यहां पर B है, तो ये यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। ये यहां पर A है, ये यहां पर C है, तो ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक दी गई है कंडीशन, दैट इज tan A आपका 1/3 है, tan A आपका 1/3 है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि गिवन कंडीशन जो है, गिवन कंडीशन दैट इज tan A इज इक्वल टू 1/3, tan A इज इक्वल टू 1/3। बट मुझे पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि tan जो होता है, tan A अगर मैं लिखूं, तो tan A मेरा होता है इन टर्म्स ऑफ रेशो की अगर मैं बात करूं, वो होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो क्या मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो ये परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशो है, ये मैं 1/3 के बराबर पुट कर सकता हूं। तो इससे मुझे एक फैक्ट मिलेगा, दैट इज कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 है एंड बेस जो है वो 3 है, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। तो फिर से वही बात कि दो पैरामीटर्स मुझे पता है, एक अननोन है, वो कौन सा है? वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए फिर से वही पीजीटी अप्लाई करनी है। सो अप्लाइंग पीजीटी, तो पीजीटी को जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं ये लिख सकूंगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैंने ठीक लिखा ना, ये बेस आपकी 3 है, हाँ, एंड परपेंडिकुलर आपका 1 है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड यहां से आप लिख सकते हो दैट परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस आपकी 3 है, ठीक है। देखिए अब क्या मिला हमें? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिला, परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपकी 3 है। तो सबसे पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट यहां पर हम सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट। अब मुझे साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, फिर कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए। तो ये सारे रेशियोज मुझे लिखने हैं। क्या क्या? साइन ए, सबसे पहले साइन ए ही निकालते हैं। शाबाश, जल्दी से लिखिए आप साइन ए। साइन ए को लिखने के लिए मुझे देखना है कि साइन होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस ए के लिए वही साइड है जो इसके अपोजिट में होगी, दैट इज बीसी। तो बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, दैट इज एसी। तो बीसी की वैल्यू क्या है? देखिए यहां पर एसी आपका हाइपोटेन्यूज था, तो एसी जब हाइपोटेन्यूज था तो लॉन्गेस्ट था, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? बेस है।
तो बेस इसकी 3 है, बेस इसकी 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये इसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने लिखे। अब BC कितना है, AC कितना है? BC आपका 3 है, AC आपका 1 है, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? cos C, cos ऑफ C। cos किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो? वो होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो है ये अब एंगल चेंज हुआ, तो एंगल के चेंज होने से बेस भी चेंज होती है, बेस भी चेंज होती है और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है, खाली एक ही पैरामीटर सेम रहता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो लेकिन बेस इन टर्म्स ऑफ C क्या है? वो BC है। क्या है वो? BC है। तो यहां पर आएगा BC, हाइपोटेन्यूज है AC, BC के बदले फिर से 3, AC के बदले 1, दैट इज 3। चलिए, हो गए ये दो। अब क्या निकालना है? cos A। ये सारे रेशियोज, ये सारे वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं, ये सारे फिर इसमें अप्लाई करने हैं, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो cos A मुझे चाहिए। सबसे पहले यहां पे sin A था तो sin A मैंने निकाला, फिर cos C था तो cos C मैंने निकाला। अब cos A है तो cos A को निकालने का तरीका क्या है? फिर से बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल चेंज हुआ, अब A एंगल है, तो एंगल A के लिए बेस क्या है? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो BC है, लेकिन बेस इसके लिए AB है, दैट मींस AB डिवाइडेड बाय, मैंने शायद गलत किया, यस यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज AC था, तो AC की जो वैल्यू है वो √10 है। क्या है वो? √10। तो यहां पर भी √10 आएगा, एंड यहां पर भी AC था तो √10 आएगा, एंड यहां पर भी √10 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है। चलिए, तो cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस आपकी AB है एंड हाइपोटेन्यूज आपका AC है, तो AB फिर से 1 है डिवाइडेड बाय √10। ठीक है, तो हमने ये निकाला। अब लास्ट ये ना, ये इसमें बचा है, दैट इज sin C। फिर हम इसकी जो है ये फाइनल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो sin C निकालना है। अब sin C किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। Perpendicular for angle C is the opposite side to it. Opposite side is AB. So AB divided by AC. AB divided by AC is again 1 by √10. ठीक है, यहां तक तो बस इन्हीं 4 वैल्यूज को यूज करके आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इधर देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा मैं लिखता हूं। sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए जी, इसको करना है तो sin A क्या आएगा? सबसे पहले यही बोलिए आप। sin A की वैल्यू क्या है? 3 by √10 इंटू है cos C की वैल्यू भी 3 by √10 प्लस cos A की वैल्यू 1 by √10 इंटू sin C की वैल्यू फिर से √1/10। तो बस इसको सॉल्व करना है एंड पहले पार्ट का आंसर आएगा। 3 into 3 is 9 divided by √10 into √10 is √10 whole square, that is square root cancel, and that is your answer is 10 plus 1 into 1 is 1 divided by √10 into √10 is again 10। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखेंगे, ऊपर आएगा 9 plus 1, 9 plus 1 is 10, 10 by 10 is 1। इसका मतलब फाइनल आंसर आपका क्या है? फाइनल आंसर आपका है, फाइनल आंसर आपका क्या है? 1। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए तो आई थिंक कि दूसरे पार्ट में आपको वैल्यूज नहीं निकालने, इन्हीं वैल्यूज को थोड़ा सा इंटरचेंज करके माइनस करना है। ठीक है, तो आई होप कि जो दूसरा पार्ट है ये आप खुद करेंगे, बिकॉज वैल्यू जो है यही वैल्यूज यूज करके आपको दूसरा पार्ट करना है। देखिए, पहले है cos A, तो cos A की वैल्यू 1 by √10 है। इसके बाद है cos C की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 3 by √10। तो इन्हीं वैल्यूज को अरेंज करना है एंड फिर ऑपरेशन जो है वो है आपका माइनस। ठीक है,
तो आई होप कि आप ये घर पे करेंगे एंड फिर जो है इसका आंसर जो है फाइनल आंसर जिस तरीके से पहले पार्ट का 1 आया, जिस तरीके से पहले पार्ट का आंसर 1 आया, तो मैं चाहता हूं कि आप दूसरे पार्ट का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरी पार्ट जो है ये आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर करिएगा। चलिए वैल्यूज यही देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। अब और एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, इस तरीके का कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी, चलिए इस तरीके के कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कहां गया, चलिए, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि इसका नाम जो है वो सॉरी, इसको क्या होता है, चलो मैं नए से ही बनाता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड इसका नाम है PQR। सर आपने Q को यहां पर क्यों रखा, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है कहां पर, Q पर। इसके बाद कुछ कंडीशन गिवन है एंड आपको sin P, cos P, tan P फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है, इधर आप ध्यान रखिए। सो गिवन कंडीशन जो है वही हम यूज करेंगे पहले। गिवन कंडीशन है दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ जो है, PQ की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन। अब मुझे कितने साइड्स यहां पर जो है वो अननोन है, 2 साइड्स अननोन है, लेकिन उनके दरमियान, उन 2 अननोन साइड्स के दरमियान इस रिलेशन को रखा गया है, दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि PR जो होगा, PR इसकी वैल्यू 25 माइनस QR होगी, 25 माइनस QR होगी। तो PR की वैल्यू जो है दैट इज 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, ठीक है। एंड QR की लेंथ जो है वो QR ही है। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द 3 साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। पहला काम तो यही है ना, एंड फिर हम sin P, cos P, tan P, नो मैटर, हम सारे T रेशियोज को फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसके लिए ये है कि आपको इस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल के जो 3 साइड्स है वो पता होनी चाहिए। तो पहला साइड तो हमें पता है दैट इज PQ, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमें पता है 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो रेस्ट 2 साइड्स है ये हमें नहीं पता। तो इन 2 साइड्स को पता करने के लिए वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PGT। अप्लाइंग PGT हियर मैं लिख सकता हूं दैट PR स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, सर आपको कैसे पता कि ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि अपोजिट वाली साइड, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सो ये होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। PR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस QR, तो यहां पर दीजिए 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर प्लस QR एज इट इज। चलिए शाबाश। तो आपको नहीं लगता क्या कि यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज होगी, बचपन में पढ़ते थे हम, कौन सी आइडेंटिटी थी A माइनस B होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये बचपन से पढ़ा है हमने। तो यहां पर A 25 है, B आपका QR है, तो दीजिए वैल्यूज। तो A स्क्वायर का मतलब 25 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब है QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू A 25 है, B आपका QR है, यही होगा बराबर किसके, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
ठीक है, शाबाश। इधर देखिए आप, 25 स्क्वायर आपका 625 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इज 50, क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। बेसिक स्टेप्स भी मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां से अगर आप देखो कि क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर सेम है ना आपस में, तो ये कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए -50 क्यू आर इज इक्वल टू, यहां पर है आपका 25, जो ये +625 है ये यहां से जाके माइनस में होगा, -625, तो ये आएगा -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 इज -600। तो माइनस और माइनस कैंसिल, यहां पर क्यू आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 12 आर 60। दैट मीन्स कि क्यू आर की फाइनल वैल्यू आपके पास 12 है। आपके पास क्या है, क्यू आर की वैल्यू 12 है, आपके पास क्यू आर की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने पहली कंडीशन आपसे कही थी दैट इज पी आर 25 माइनस क्यू आर, अब क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आई, क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 है, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 है, ठीक है। तो अब अननोन कौन सा साइड है, पी आर है, तो पी आर जो है इसकी कंडीशन थी 25 माइनस क्यू आर, दैट मीन्स पी आर विल बी नाउ इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी 12, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज पी आर की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को हमने यूज किया एंड इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, उसी कंडीशन जो कि गिवन थी एंड वहां से हमें क्यू आर की वैल्यू ऑब्टेन हुई। उस क्यू आर की वैल्यू को हमने इस हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन जो 25 माइनस क्यू आर थी इसमें अप्लाई करके हमने पी आर की वैल्यू फाइंड करी। तो अब हमें तीनों साइड पता है, पी क्यू भी, पी आर भी, क्यू आर भी। अब आप कोई भी टी रेशियो फाइंड कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सबसे पहले साइन पी। तो जल्दी से हम साइन पी की तरफ जाते हैं। साइन पी, अब कंसर्न्ड एंगल आपके पास पी है, साइन होगा बराबर आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस पी के लिए परपेंडिकुलर का काम ये वाला साइड करेगा, दैट इज क्यू आर, बिकॉज इसके अपोजिट में है। क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, पी आर की वैल्यू 13, पी आर की वैल्यू 13, पी आर सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्यू आर आप मुझे बोलिए, क्यू आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 13, तो हो गया साइन पी। इसके बाद आपको कॉस पी फाइंड करना है, कॉस पी। तो कॉस पी किसके बराबर है, कॉस होता है आपका एक सेकेंड, हाँ जी, तो कॉस पी होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस, लेकिन किस एंगल के लिए, पी के लिए, पी के लिए बेस क्या है, बेस आपकी पी क्यू है। सो पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सेम है पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय पी आर की वैल्यू 13 है। लास्ट वैल्यू हमें निकालना है, लास्ट टी रेशियो दैट इज tan p। सो tan p की वैल्यू क्या है, tan p, सो tan आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस p के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर एंड बेस है इसके लिए पी क्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्यू आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई पी क्यू की वैल्यू है 5। तो बस यही तीन आपको फाइंड करने थे, एक तो साइन पी, कॉस पी और tan, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो है ये क्वेश्चन ये हम कर पाते हैं, ठीक है। चलिए
अच्छा, क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एंड एमसीक्यू बेस है, एमसीक्यू नहीं ट्रू फॉल्स है, सॉरी ट्रू फॉल्स है एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहला पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ tan a द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो tan a के वैल्यूज है वो हमेशा 1 से छोटे होंगे, वो हमेशा 1 से छोटे होंगे। तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पर tan a किसका रेशो होता है, tan a जो है ये होता है आपका परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाय बेस। क्या इन दो क्वांटिटीज परपेंडिक्यूलर और बेस, ये तो लेंथ्स ही होंगे, परपेंडिक्यूलर भी लेंथ है, बेस भी लेंथ है, तो इन दो लेंथ्स का रेशो अगर मैं निकालूं, क्या वो हमेशा 1 से छोटा आएगा क्या? देखिए इसके लिए आपको समझना है एक एग्जांपल जो अभी यहां पर थी। देखिए अगर मैं देखूं tan p, वहां पर a है लेकिन मैं कोई एंगल ले सकता हूं, तो ये होता है परपेंडिक्यूलर बाय बेस, तो यहां पर QR बाई पी क्यों था, ये क्या आया 12/5। तो 12/5 को जब आप सॉल्व करोगे ना 12/5, ठीक, तो 5 2 are 10 होता है एंड बचे 2.054 are 20, दैट मीन्स 2.4। सो tan p होगा या a होगा, जो भी एंगल होगा, हमेशा ये ट्रू नहीं है कि 1 से कम आए, हो भी सकता है किसी टाइम लाइक हो सकता है कि tan p की वैल्यू 1 से छोटी आई, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि जो पहला पार्ट है आपका ये फॉल्स है। अब रीजन में क्या लिखोगे आप कि tan a इज इक्वल टू परपेंडिक्यूलर बाय बेस, इट इज नॉट ट्रू दैट द वैल्यू ऑफ परपेंडिक्यूलर बाय बेस या द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम परपेंडिक्यूलर एंड बेस इज ऑलवेज लेस देन 1। ये 1 नहीं 2 भी हो सकता है, 3b 4b 5b डिपेंडिंग अपॉन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ परपेंडिक्यूलर एंड बेस। चलिए दूसरा पार्ट, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये कह रहा है कि दूसरा पार्ट क्या है, मैं पहले समझाता हूं कि आपके पास sec a है t रेशियो एंड इसकी वैल्यू है 12/5। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है कि किसी एंगल के लिए 12/5 है sec थीटा? तो इसके लिए आपको समझना है कि sec जो होता है sec a, ये आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस को मैं 12/5 के बराबर पुट कर सकता हूं, लेकिन अगर आप इस पे अपना दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है। क्यों? बिकॉज हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा ही होता है, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिक्यूलर से दोनों से बड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइपोटेन्यूज कम होगा एंड बेस और परपेंडिक्यूलर ज्यादा होंगे। तो यह हमेशा आपको याद रखना है कि जिस भी केस में हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा देन परपेंडिक्यूलर और देन बेस, तो आपको वो ट्रू स्टेटमेंट मानना है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि sec a जो है ये 12/5 हो सकता है, ठीक है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स था, ठीक है। चलिए cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एन एंगल a। तो हम आमतौर से बोलते हैं ना sin a, cos a, tan a, इनकी अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म वो इंट्रोडक्शन के पोर्शन में पढ़ाई जाती है, यहां पर मैं थोड़ा सा बोलता हूं कि सबसे पहले आता है sin a। sin a की फुल फॉर्म होती है SINE, ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर SIN sin। cos a जो है cos a, इसकी फुल फॉर्म होती है cosine a। क्या होती है? cosine a। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है कि cos a इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, कोसिकेंट नहीं है कोसाइन है, तो ये फिर जो थर्ड पार्ट है ये गलत है, ठीक है, बिकॉज इट इज द एब्रिविएशन, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन a, नॉट कोसिकेंट a, ठीक है। अब मैं बाकी के भी बोलता हूं,
तो tan a जो है, tan a की फुल फॉर्म होती है आपके पास टेंजेंट a, टेंजेंट a, ठीक है। एंड इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं, जैसे कि कोसेक है, कोसेक की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट, कोसिकेंट जो कि यहां पर दी गई थी। इसके बाद सेक ए, सेक ए का होता है सीकेंट, सीकेंट ए। एंड लास्ट में है कॉट, कॉट का मतलब है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, तो इसी के बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव था। एंड इसके बाद फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा यहां पर tan ए, मैंने लिखा यहां पर tan ए, क्या लिखा, tan, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि tan और a के दरमियान जो है ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज हुआ। जिस तरीके से आप अलजेब्रा पढ़ते थे, अगर मैं लिखूं xy, अगर मैं लिखूं 5x, तो इसका मतलब होता है x इंटू वाई, इसका मतलब होता है 5 इंटू एक्स। लेकिन अगर मैंने लिखा tan a, tan a का मतलब ये कभी नहीं होता कि tan और a को आपस में प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि tan जो है ये एक रेशियो है, t रेशियो है, जो कि तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब इसके साथ एंगल हो। मतलब सेपरेटली आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, सेपरेटली आपका 5 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि t रेशियो जो भी होगा, tan sec नो मैटर कोई भी होगा, तो वो हमेशा एंगल के साथ आएगा, एंगल के बगैर tan sec sin ये अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि tan a जो है ये तभी पॉसिबल है जब एंगल इसके साथ होगा। अगर मैं a को हटा दूं, एंगल को हटा दूं, तो ये जो ये tan है, cot है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि जो ये फोर्थ पार्ट है ये फॉल्स है। एंड आप इसका रीजन लिखेंगे कि जो ये टी रेशो होता है, जो मैं यहां पर cot a लिखा है, cot a जो है ये इनका प्रोडक्ट नहीं होता, ये डिफाइन होता है इस एंगल पे। मतलब cot ऑफ a, हम पढ़ते हैं ना sin ऑफ a, cos ऑफ a, तो इसका मतलब है कि tan इस एंगल पर डिफाइंड है, cot इस वाले एंगल पर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है। एंड मूविंग टू द लास्ट पार्ट, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो जिस तरीके से मैंने sec a के लिए यहां पर समझा है, इसी तरीके से ये भी समझना है। तो sin थीटा जो है, sin थीटा ये इसने दिया है 4/3। अब हमें पता है कि sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/3 है। तो अगर आप इस पे अपना फोकस रखेंगे, फोकस यहां पर जो ये p/h है 4/3 के बराबर आया, यहां पर 12/5 हाइपोटेन्यूज बाय बेस आया था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 थी, बेस की वैल्यू 5 थी, बेस इज लेस देन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे, सॉरी, यहां पर क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर, हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर व्हिच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में इस तरीके का कोई राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा जिसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से कम होगा। इवन कि हाइपोटेन्यूज बेस से भी कम नहीं हो सकता, ये इन दोनों से बड़ा ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइट एंगुलर ट्रायंगल में द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये यहां पे फॉल्स है, ठीक है। एंड रीजन आप दे सकते हो दैट हाइपोटेन्यूज इज नॉट लेस देन p मतलब लेस देन परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के बाद जो है, इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको पहले जब मैंने स्टार्ट की एक्सरसाइज, तो तभी मैंने आपसे कहा था कि 3 कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। पहले मैंने उन्हीं 3 कंसेप्ट को थोड़ा सा आपके पास एक रिवीजन दिया, एंड उस फ्लो चार्ट एक मैंने आपको प्रोवाइड किया, एंड फिर उस कंसेप्ट को यूज करके हमने इतने क्वेश्चंस किए। हर किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि पीजीटी भी अप्लाई होती है। जो मैंने दूसरा कंसेप्ट बोला कि साइन, कॉस, टेन, इनके रेशियोज क्या क्या होते हैं, वो भी यूज हुआ। तो हर कोई कंसेप्ट हर किसी क्वेश्चन में यूज होता है। तो इसीलिए मेरी आपसे एक लास्ट एडवाइस रहेगी इस लेक्चर के बाद, वो ये है कि आप इन क्वेश्चन से पहले उन कंसेप्ट्स को पढ़िए, उनको रिवीजन करिए, याद करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपकी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 उठाते हैं।
तो थैंक यू, गुड बाय।